हेलो एवरीवन। आज हम वे ऑप्टिक्स ये टॉपिक देखने वाले हैं और इसको अगर हुआ तो पूरा वन शॉट वीडियो ही बनेगा। ये वे ऑप्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये मींस नियर अबाउट पर ईयर इसमें 2 क्वेश्चंस आते हैं नीट के एग्जाम में, है ना। पूरे ऑप्टिक्स में 4 to 5 क्वेश्चंस होते हैं, तो वे ऑप्टिक्स के 2 क्वेश्चंस होते हैं। लास्ट ईयर मींस 2025 में पोलराइजेशन ये टॉपिक पर 2 क्वेश्चन थे। और देखो हम क्या करेंगे, एक समराइज करेंगे इसको पूरे टॉपिक को, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं फिर वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स में सबसे पहले है वेव थ्योरी। मींस देखो वेव थ्योरी ऑफ लाइट, वेव थ्योरी ऑफ लाइट। अब देखो इसमें हम क्या करने वाले हैं, हम इसको पूरा नीट पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ने वाले हैं, है ना। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू नहीं। इतना डिटेल हम उसको एक्सप्रेशंस वगैरह थेरीज वगैरह से डिराइव नहीं करने वाले। हम इसको पूरा का पूरा आज का जो वीडियो होगा वो नीट पॉइंट ऑफ व्यू होगा, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू होगा। ओके, तो वेव थ्योरी ऑफ लाइट मींस ये जो सबसे पहले क्या था, न्यूटन्स कार्पस्कुलर थ्योरी, फिर हाइजेंस वेव थ्योरी ऑफ लाइट, उसमें हाइजेंस प्रिंसिपल था, है ना। फिर रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ वेव फ्रंट। तो इसमें हाइजेंस प्रिंसिपल को एक बार हाईलाइट कर लेते हैं। हाइजेंस प्रिंसिपल क्या है? हाइजेंस प्रिंसिपल, अच्छा इससे पहले हम वेव फ्रंट क्या है, वेव फ्रंट क्या होती है? वेव फ्रंट it is a locus of all points at which all the waves reaches simultaneously in the same phase. सपोज ये ऐसे एक सोर्स है लाइट का, तो यहां से ये एक लोकस बना, तो यहां पर जो वेव्स आएगी ऐसे वेव्स, तो ये सब के सब वेव्स सेम फेज में हैं। ओके, तो ये जो सरफेस बनेगा, ये सरफेस, इसको बोलते हैं हम वेव फ्रंट। ओके, दिस सरफेस इज कॉल्ड वेव फ्रंट। तो ये जो सरफेस बना ये है वेव फ्रंट, और ये स्पेरिकल वेव फ्रंट हो गया एक्चुअली। अब इसमें हम जो नॉर्मल ड्रॉ करते, ऐसे परपेंडिकुलर्स अगर ड्रॉ किए हमने, ये देखो ऐसे परपेंडिकुलर्स, तो इनको क्या बोलते हैं हम? वेव नॉर्मल, वेव नॉर्मल, या रे ऑप्टिक्स में हम इन्हीं को रेज बोला करते थे, रे, वेव नॉर्मल और रेज। तो वेव फ्रंट 3 टाइप्स के होते हैं। एक होती है स्पेरिकल वेव फ्रंट, चलो हाइजेंस प्रिंसिपल थोड़ी देर के लिए साइड में रख लेते हैं इसको। एक होती है स्पेरिकल वेव फ्रंट, स्पेरिकल वेव फ्रंट। इसमें क्या होता है, एक पॉइंट सोर्स होता है, पॉइंट सोर्स ऐसे, है ना, केप्ट एट फाइनाइट डिस्टेंस। तो यहां से जो वेव्स लाइट ऐसे आएगा, तो ये इसको बोलते हैं हम स्पेरिकल वेव फ्रंट। और इसमें रे नेचर कैसे होगा? रे नेचर देखो, रेस ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दी हमने यहां पर, तो रे नेचर कैसा बना यहां पर? रेज आर डाइवर्जिंग फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट, ये पॉइंट में से डाइवर्ज हो रहे रेज। रेज आर रेज आर डाइवर्जिंग फ्रॉम सिंगल पॉइंट, रेज आर डाइवर्जिंग इन स्पेस, इन स्पेस मतलब सभी तरफ जा रहे हैं, फ्रॉम सिंगल पॉइंट। ये रे नेचर हो गया स्पेरिकल वेव फ्रंट के लिए, ठीक है। फिर देखते हैं, अगर लाइट अगर सोर्स बहुत दूर है, तो वहां से जो रेज आएगी वो रेज ऐसे पैरेलल दिखेंगे हमको, ऐसे ऐसे रेज दिखेगी, ऐसे वेव फ्रंट दिखेंगे, रेज नहीं। रेज इसमें ऐसे आएंगे पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंट। तो यहां पर रे नेचर का ये प्लेन वेव फ्रंट हो गई, प्लेन वेव फ्रंट। ओके, दिस इज प्लेन वेव फ्रंट। और रेज कैसे? रेज आर पैरेलल, पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंट, रेज आर पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंट।
तो ये टाइप के वेव फ्रंट ऑब्टेन करने के लिए सोर्स कैसा होना चाहिए? सोर्स शुड बी एट इंफिनिटी, इंफिनिटी पर होना चाहिए, है ना, बहुत दूर होना चाहिए, तब ये टाइप के वेव फ्रंट मिलेंगे हमको, प्लेन वेव फ्रंट। ठीक है। थर्ड टाइप जो है वो है सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। अब सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट में क्या होता है? ऐसा एक लाइन सोर्स होता है, लाइन, ये ऐसे लाइन सोर्स, जैसे मान लो ट्यूबलाइट है, इतना बड़ा तो सोर्स लेते नहीं हम, बट मान लो, तो इसके अराउंड देखो ऐसे ऐसे सिलेंडर्स बनते जाएंगे, तो ये जो वेव फ्रंट बन रहे हैं, ये इनको बोलेंगे हम सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, और रेज ही यहां पर ये ऐसे होंगे, रेज, ये सब रेज है। अब यहां पर रेज, रे का नेचर कैसे? रेज आर डाइवर्जिंग है, रेज आर डाइवर्जिंग, बट इन अ प्लेन, प्लेन में डाइवर्जिंग है। स्पेरिकल में कैसे था? स्पेरिकल वेव फ्रंट में देखो, स्पेरिकल वेव फ्रंट में डाइवर्जिंग थे, बट स्पेस में, मतलब सभी तरफ जा रहे हैं वो, मीन्स वो इधर भी है, इधर भी है, इधर भी, हर तरफ है। और यहां पर कैसे था? यहां पर एक प्लेन में, ये मेरे हाथ में रेज है, तो इसी प्लेन में वो डाइवर्ज हो रहे हैं। ठीक है। तो ये तीन टाइप्स वेव फ्रंट के। हाइजेंस प्रिंसिपल क्या है? हाइजेंस प्रिंसिपल, हाइजेंस प्रिंसिपल, तो हाइजीन ने क्या कहा था? एवरी पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट, सपोज ये स्पेरिकल वेव फ्रंट है, तो स्पेरिकल वेव फ्रंट पर का हर पॉइंट, ईच एंड एवरी पॉइंट, दिस बिहेव एज अ secondary source of light. Every point on a wavefront behave as a secondary source of light and emits wavelets in all possible direction. जैसे अब ये A से wavelets निकल रहे ऐसे ऐसे, B से wavelet ऐसे आ रहे हैं, फिर ये C से wavelet ऐसे जा रहे हैं, फिर इन पर का हर पॉइंट ऐसे, मीन्स लाइट ऐसे स्प्रेड होता जा रहा है, पूरा लाइट ऐसा स्प्रेड होगा। तो हाइजीन्स प्रिंसिपल ये था, एवरी पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट बिहेव एज अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट, है ना, एंड एमिट्स वेवलेट्स इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, इधर भी, है ना। ये हमने पूरा डिटेल में, हमने जो डिटेल्ड वीडियो बनाए हुए उसमें सब देखा है। बट दीज वेवलेट्स आर इफेक्टिव ओनली इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, ये जो वेव्स है ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही इफेक्टिव है। ओके, तो ये हाइजेंस प्रिंसिपल था। फिर हम हाइजेंस कंस्ट्रक्शन फॉर प्लेन वेव फ्रंट, फॉर स्पेरिकल वेव फ्रंट ये बनाए थे, ऐसे थियोरेटिकल पॉइंट्स थे। फिर रिफ्लेक्शन, ये टॉपिक देखा था हमने, रिफ्लेक्शन ऑफ प्लेन वेव फ्रंट, रिफ्लेक्शन ऑफ प्लेन वेव फ्रंट फ्रॉम प्लेन सरफेस, प्लेन सरफेस से। ओके, तो इसमें क्या करते हैं हम, ऐसे ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ऐसे एक, और यहां पर ये वेव फ्रंट है, प्लेन वेव फ्रंट ऐसे आ रही है, सपोज ये वेव फ्रंट है ए बी। ओके, ये वेव फ्रंट इंसिडेंट वेव फ्रंट है। अब यहां पर ये ए पॉइंट, दिस पॉइंट बिकम द सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट। अब बी सी इतना डिस्टेंस लेना है, और यहां से ऐसे सर्कल ड्रॉ किया था हमने ऐसे, और सी से ये टेंजेंट ड्रॉ की थी, है ना, टेंजेंट। एक मिनट, इतना डिस्टेंस लेना था यहां पर, और ये यहां से ऐसे सर्कल ड्रॉ करना, मतलब ये वेवलेट्स ड्रॉ की हमने, और फिर यहां से इसको टेंजेंट ड्रॉ किया था हमने ऐसे। तो ये पॉइंट हो गया था हमारा ये और ये, तो ये डी पॉइंट था। ये दो ट्राइंगल को हमने कॉन्ग्रुएंट बताया था, मींस ट्राइंगल एबीसी एंड एडीसी आर कॉन्ग्रुएंट है। तो ये सिंपल ये किस लिए यूज करते हैं, यहाँ पर कोई भी नया फार्मूला नहीं आएगा, तो नीट के लिए तो इसमें कुछ पूछने जैसा है नहीं। यहाँ पर सिंपल एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये तो हमको 8, 9, 10 स्टैंडर्ड से पता ही है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मींस ये वेव फ्रंट के लिए भी सेटिस्फाई करता है। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्शन। ओके, चलो नेक्स्ट क्या था फिर, नेक्स्ट था रिफ्रैक्शन ऑफ स्पेरिकल वेव फ्रंट। रिफ्रैक्शन में क्या देखा था हमने, रिफ्रैक्शन में देखो ऐसे, ये इंसिडेंट वेव फ्रंट, ये इंसिडेंट वेव फ्रंट है ए बी, ठीक है,
और ये रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट ऐसे होती है, ये रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, ये सपोज सी टू डी, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर वेव फ्रंट और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर वेव फ्रंट। तो यहां पर ही सिर्फ एक फार्मूला बनेगा जो मीन्स अभी इस चैप्टर में आता है। कौन सा फार्मूला बना था यहाँ पर, कॉस आई अपॉन कॉस आर अगर लिया हमने, कॉस आई अपॉन कॉस आर इज इक्वल टू, तो यहां पर ए बी अपॉन सी डी, तो इसको बोलते हैं विड्थ ऑफ इंसिडेंट वेव फ्रंट, विड्थ ऑफ इंसिडेंट वेव फ्रंट अपॉन विड्थ ऑफ रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, ठीक है। तो ये वेव थ्योरी ऑफ लाइट या हाइजेंस प्रिंसिपल, ये जो टॉपिक है, सिर्फ एक फार्मूला इसमें जो न्यू है, ये कॉस आई अपॉन कॉस आर इक्वल टू ए बी अपॉन सी डी। थोड़ा शॉर्ट में बताया मैंने, जिसको अगर डिटेल देखना है तो इस पर वीडियो बना हुआ है फुल वेव थ्योरी ऑफ लाइट पर, इसका बेसिक्स भी लिया है मैंने, ये हम एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं, ठीक है। अच्छा चलो, अब यहां पर हम इसको थोड़ा और पीछे जाते हैं। तो अभी तक हमको क्या याद रखना है इसमें, देखो अगर कुछ पॉसिबिलिटी बनी न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस की तो क्या बन सकती है, यहां पर ये फार्मूले बन सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, साइन आई अपॉन साइन आर, या फिर V1 अपॉन V2, या फिर लैम्बडा 1 अपॉन लैम्बडा 2, ये टाइप के फार्मूले हमने रे ऑप्टिक्स में यूज किए। तो यहां पर भी इसको कनेक्ट कर सकते हैं इन फार्मूले को, ठीक है, या फिर क्रिटिकल एंगल वगैरह का भी ले सकते हैं इसमें। यहां पर और एक देखो, ये टर्म वेव नंबर क्या होता है, वेव नंबर मींस रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ, ये एक याद रखना है, रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। देन नंबर ऑफ वेव्स is equal to total distance divided by wavelength, तो देखो ये नंबर ऑफ वेव्स है और ये इसको बोलते हैं वेव नंबर, इसका यूनिट होता है मीटर इनवर्स, इसका यूनिट क्या आएगा, मीटर इनवर्स। नंबर ऑफ वेव्स को तो यूनिट ही नहीं आएगा ना कोई, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल वेवलेंथ, तो ये एक नंबर है कि इतने डिस्टेंस में, डी डिस्टेंस में कितने वेव्स है उसके लिए, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायरेक्टली डिपेंड अपॉन डेंसिटी बढ़ी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो ये फैक्टर पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड होता है। इसके साथ साथ कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज याद रखने हैं, जैसे स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। अच्छा इससे पहले देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के स्टैंडर्ड वैल्यूज याद रखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर या वैक्यूम हम लेते हैं 1, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फिर लेते हैं वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 4/3, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1.33। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.5, या फिर उसको जहां पर ऐसे जरूरत पड़े वहां पर 3/2 लिख लो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42 के आसपास है ना। और इन वैल्यूज का यूज करके हम स्पीड्स फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे अब मैं स्टैंडर्ड वैल्यू लिख लेता हूँ, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, ये तो सबको पता ही होती, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास कैसे डिटरमाइन करेंगे इसको, देखो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले लो विथ रिस्पेक्ट टू एयर, और यहां पर ऐसे लिख लो इसको वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास ऐसे आ जाएगा v एयर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, तो ये हो जाएगा 3 × 10⁸। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है ग्लास का 1.5, ठीक है। तो 1.5 2 जा, तो यहां पर आ जाएगा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड,
ठीक है। ऐसे ही वाटर का कर लिया हमने, तो पहले वाटर लेना चाहिए था, ठीक है कोई बात नहीं, वाटर। चलो अब वाटर का यहाँ पर आएगा 2.25, ऐसे सेम इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। डायमंड का कितना आता है ये कमेंट कर कर बताना है मुझे, डायमंड में, ठीक है, थोड़ा अप्रोक्सीमेटली बताए तो भी चलेगा, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डायमंड, तो ये नोटबुक में नोट करके रख लो इनको। तो वेव थ्योरी ऑफ लाइट, अच्छा और एक फार्मूला इसमें ऐड कर लेते, कॉस आई अपॉन कॉस आर इज इक्वल टू ए बी अपॉन सी डी, अभी जो लिखा था मैंने यहां पर। ए बी क्या है यहां पर, विड्थ ऑफ इंसिडेंट वेव फ्रंट, और सी डी क्या है, विड्थ ऑफ रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। तो बस इतना टॉपिक याद रखना है तुमको नीट के लिए, फर्स्ट पार्ट वेव थ्योरी ऑफ लाइट में, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से टॉपिक्स कवर हो गए अपने, न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी वो तो बताया भी नहीं मैंने, बेसिक है। हाइजेंस वेव थ्योरी ऑफ लाइट, उस पे से हमारे कंक्लूजन यही है, साइन आई अपॉन साइन आर मिल जाता है, एक्चुअली वो स्नेल्स लॉ है। तो हाइजेन ने प्रूव किया था कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन रेयरर मीडियम इज ग्रेटर देन द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम, ठीक है। तो ये अब अभी तक जितना अपना पढ़ाना हुआ उतने में सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला पार्ट है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसको नोट करके रखो अच्छे से, ओके। चलो नेक्स्ट सेकंड इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। तो इंटरफेरेंस से पहले सबसे पहले हम देखते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल देखो सिंपल, एक पार्टिकल है सपोज मीडियम में, यहां पर ये पार्टिकल है ऐसे, तो कोई वेव यहां पर इससे टकरा गई तो इसका डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ सपोज y1। अगर एक ही वेव है तो कोई वेव यहां पर आ गई, इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ y2, तो इनका जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा, ये देखो पैरेललोग्राम बनता है यहां पर, ये रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा। तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऐसे होगा y बार इक्वल टू, एक्चुअली ये वेक्टर है, वेक्टर y1 प्लस वेक्टर y2। और अगर बहुत सारे वेव्स है तो यहां पर हम इसको ऐसे लिख लेते प्लस एंड सो ऑन प्लस yn। तो ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ठीक है। अब इंटरफेरेंस में इसको डिफाइन हम बाद में करेंगे, पहले इसका टाइप्स देखो, टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस क्या है, टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस। तो सिंपल क्या होता है इंटरफेरेंस के दो टाइप्स है, एक है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, दूसरा है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव, ठीक है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड डिस्ट्रक्टिव। तो सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूं, देखो फर्स्ट वेव का क्रिस्ट और ये सेकंड वेव का क्रिस्ट, ये इधर आ रहा है और ये इधर आ रहा है, ऐसे इंटरफेयर हो रहे हैं। अगर इसका एम्पलीट्यूड है सपोज y1 और इसका एम्पलीट्यूड है y2, दोनों अगर सेम फेज में है, देन इनका जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा वो ऐसे बढ़ जाएगा, ये बढ़ गया, बिकॉज यहां पर इनकी वेक्टर एडिशन हो गई y1 प्लस y2, ये बाय यूजिंग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो यहां पर इनकी रिजल्टेंट इनका एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो गया। अब एम्पलीट्यूड इंक्रीज हुआ तो इंटेंसिटी भी इंक्रीज हो गई। ये हम पढ़ते हैं ऑसिलेशन चैप्टर में। इंटेंसिटी मींस क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, और एनर्जी होती है हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, और ये एरिया टाइम। तो यहां से इंटेंसिटी का देखो ऐसे डायरेक्ट रिलेशन मिलता है, ये सब अगर कांस्टेंट लिए तो इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो ये तो बार बार यूज करेंगे हम इंटरफेरेंस में। तो अब यहां पर क्या हुआ, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इंक्रीज हुआ, देयरफॉर इंटेंसिटी भी इंक्रीज हुई। तो यहां पर स्क्रीन पर जो दिखाई देगा
वो होगा ब्राइटनेस। और जो पॉइंट, अगर पॉइंट के व्यू में अगर बोले हम उसको, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में हमको मिलेगा ब्राइट पॉइंट। एक्चुअली पॉइंट की जगह पर हम इसको वर्ड यूज करेंगे बैंड, ब्राइट बैंड। चलो अभी तो पॉइंट ही बोल देते उसको, बाद में देखेंगे। ब्राइट पॉइंट। अब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होगा या कैसे होता है? व्हेन क्रिस्ट ऑफ, सपोज ये इसका क्रिस्ट है, वेव का क्रिस्ट, और ये दूसरी वेव का ट्रफ, ये ओवरलैप हो रहे हैं। दूसरी वेव का ट्रफ ओवरलैप हो रहा है इसके साथ। इसका एम्पलीट्यूड है y2 और इसका एम्पलीट्यूड है y1। अब देखो दोनों आउट ऑफ फेज है, ये आउट ऑफ फेज। सेम फेज में होना मतलब फेज मींस क्या? एंगल। सेम फेज मींस, फेज का मीनिंग क्या होता है? एंगल होता है ना। ये दोनों सेम, या फिर और सिंपल लैंग्वेज में ऐसे बोल सकते हैं, एक जैसे दिखाई दे रहे दोनों भी, है ना। तो दोनों कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस फॉर्म करेंगे। ये एग्जैक्टली एक दूसरे के जैसे नहीं दिखाई दे रहे हैं, मीन्स ये एग्जैक्टली आउट ऑफ फेज है। तो यहां पर इंटेंसिटी हमको एक तो बहुत कम मिलेगी, या अगर दोनों के एम्पलीट्यूड सेम है तो नहीं भी मिलेगी। देखो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कैसे लिखेंगे हम यहाँ पर? y इक्वल टू y1 माइनस y2 ऐसे लिखेंगे। अगर दोनों के एम्पलीट्यूड सेम हो तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी? 0। एम्पलीट्यूड कम हुआ, इंटेंसिटी कम हो गई, देयरफॉर यहां पर जो पॉइंट मिलेगा हमको वो मिलेगा डार्क पॉइंट। डार्क पॉइंट, बाद में हम इसको बैंड्स वर्ड यूज करेंगे। अच्छा, तो अब इंटरफेरेंस क्या है? इंटरफेरेंस में रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी हुआ। यहां पर एनर्जी बढ़ गई, यहां पर एनर्जी कम हो गई, सिर्फ इतना ही तो हुआ। या ऐसे भी बोल सकते हैं, the increase or decrease in the resultant amplitude of light, the increase or decrease in the resultant intensity, या फिर हम इसको एम्पलीट्यूड भी बोल सकते हैं, एम्पलीट्यूड। दिस इज कॉल्ड इंटरफेरेंस। ठीक है, इसको बोलते हैं हम इंटरफेरेंस। तो दो टाइप के इंटरफेरेंस होते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। फिर से यहां पर हमको क्या फार्मूला मिला? ये तो पहले का ही अपना ऑसिलेशन में, ये एक रिलेशन, इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, ये अच्छे से याद रखना है। ओके, चलो नेक्स्ट इसमें हम इसके कंडीशन बनाते हैं। कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, अब इसमें फर्स्ट पाथ डिफरेंस। अगर पाथ डिफरेंस n लैम्बडा रहा, मींस इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ, n के वैल्यूज यहां पर 0 1 2 3 एंड सो ऑन ऐसे होते हैं। n के वैल्यूज 0 1 2 3 एंड सो ऑन, मतलब इंटीजर है ये। मींस पाथ डिफरेंस अगर 1 लैम्बडा 2 लैम्बडा 3 लैम्बडा अगर ऐसे रहा, तब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, फेज डिफरेंस अगर, अब ये फार्मूले को देखो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे 2 से डिवाइड अगर मल्टीप्लाई किया, इसको डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिया इसको, तो यहां पर आ जाएगा ट्वाइस एन। ट्वाइस एन हमेशा इवन नंबर होगा, इवन, तो इसको हम इवन मल्टीपल ऑफ लैम्बडा बाय 2 ऐसे भी बोल सकते हैं, इवन मल्टीपल ऑफ लैम्बडा बाय 2। अब फेज डिफरेंस के लिए क्या कंडीशन बनेगी? फेज डिफरेंस देखो, यहां पर लैम्बडा है, ऐसे लिखा है यहां पर इवन लैम्बडा बाय 2, तो लैम्बडा की जगह पर 2 पाई रख देना है, बिकॉज लैम्बडा डिस्टेंस करेस्पॉन्ड्स टू एंगल 2 पाई, तो 2 2 कैंसल हो जाएगा और यहां पर आ जाएगा इवन मल्टीपल ऑफ पाई। ये रिलेशन अभी बताता हूं मैं इसके बाद में। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए ये कंडीशन, ये लैम्बडा की जगह पर पाई कैसे आ गया, 2 पाई कैसे आ गया, वो अभी नेक्स्ट इसमें देखते, नेक्स्ट पॉइंट में देखते। अच्छा, अब कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव
डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब डिस्ट्रक्टिव के लिए ये याद रखना है, पाथ डिफरेंस। अगर पाथ डिफरेंस 2n-1 लैम्बडा बाय 2 अगर है तो यहां पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा और यहां पर डार्क पॉइंट मिलेगा, यहां पर सभी डार्क पॉइंट मिलेगा और इसमें ब्राइट पॉइंट मिलेगा या ब्राइट बैंड मिलेगी। ठीक है, अभी 2n-1 यहां पर देखो n के वैल्यूज जो है यहां से 1 2 3 एंड सो ऑन ऐसे लेना है। अब n की कोई भी वैल्यू यहां पर रखो, ये हमेशा ऑड नंबर आएगा, ऑड। तो इसलिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्बडा बाय 2। और फेज डिफरेंस में क्या लिखना है, फेज डिफरेंस ऑड, लैम्बडा की जगह पर 2 पाई रखना है, 2 पाई तो उसमें से 2 2 कैंसिल हो जाएगा, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। ठीक है, तो ये अच्छे से याद रखना है। इस पर आई थिंक एक बार क्वेश्चन पूछा है नीट में, देखो ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं इस पर। सपोज ऐसे दिया कि पाथ डिफरेंस, सपोज ऐसे दिया कि 121 लैम्बडा, इतना पार्ट डिफरेंस है। चलो वीडियो को पॉज करो और आंसर सोचो इसका क्या आएगा, वो ब्राइट पॉइंट होगा या डार्क पॉइंट होगा। 121 लैम्बडा पाथ डिफरेंस। ठीक है, अब आंसर आपने डिसाइड कर लिया हुआ, तो बहुत सारे बच्चों ने इसका आंसर डिसाइड किया होगा, यहां पर आएगा डार्क पॉइंट, ऐसे डिसाइड किया होगा, बट इट इज अ ब्राइट पॉइंट। देखो ये इंटीजर है, 121 इंटीजर है, तो ये तो यहीं पर समझ में आ जाता है 121 लैम्बडा में फुल नंबर है ना, ऐसे पॉइंट में नंबर नहीं है, जैसे 12.5 3.5 ऐसे नंबर नहीं है। या फिर इसको इससे भी चेक करना होता तो हम इसको ऐसे करते, देखो 2 इंटू 121 लैम्बडा बाई 2, तो ये हो जाता 242 लैम्बडा बाई 2, और 242 क्या है, इवन। ये क्या है, इवन मल्टीपल है। तो मल्टीपल में अगर देख रहे हो आप क्वेश्चन में, तो फिर लैम्बडा बाय 2 का मल्टीपल देखना है, लैम्बडा का मल्टीपल नहीं देखना, लैम्बडा बाय 2 का मल्टीपल देखना है। ठीक है, तो ये टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं इसमें। ओके, चलो नेक्स्ट पॉइंट देखो, अब ये बता रहा हूं मैं कि लैम्बडा 2 पाई ये कैसे लिया, एक बार अच्छे से डिटेल में इसको समझ लेना, 2-3 चैप्टर में काम में आता है। देखो ये एक वेव है, सपोज ऐसे, ये वेव ऐसी एक वेव है ना। तो ये जो डिस्टेंस देखो, ये डिस्टेंस जो है इसको बोलते हैं हम लैम्बडा डिस्टेंस, यहां से यहां तक। और इसमें जो एंगल सबटेंड होता है, एंगल साइन एंगल जो सबटेंड होता है वो होता है 2 पाई। 2 पाई साइन का कर्व, साइन के वैल्यूज का अगर कर्व बनाकर देखा हमने, ये हम ऑसिलेशन में पढ़ते हैं, साइन के वैल्यूज का अगर कर्व बना के देखा, साइन 0 90 180 270 360, तो ऐसे कर्व आता है। और इसी एक वेव को कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लगेगा, उस टाइम को बोलेंगे हम टाइम पीरियड टी। तो ये तीनों भी क्वांटिटी इक्विवेलेंट है, लैम्बडा डिस्टेंस करेस्पॉन्ड्स टू 2 पाई करेस्पॉन्ड्स टू टी। इक्वल नहीं कहा मैंने, इक्विवेलेंट कहा। एक्चुअली ये देखो, ये तो डिस्टेंस है, ये एंगल है, ये टाइम है, इक्वल कैसे हो सकते हैं, मीन्स इक्विवेलेंट है। अब इनमें रिलेशन बनाना है, सबसे काम का रिलेशन देखो, इन दो में रिलेशन, इन दो में रिलेशन और इन दो में रिलेशन। तो सबसे पहले इन दो में रिलेशन बनाते हैं, लैम्बडा करेस्पॉन्ड्स टू, लैम्बडा डिस्टेंस करेस्पॉन्ड्स टू 2 पाई। तो कोई भी x डिस्टेंस दे दिया हमको, x डिस्टेंस करेस्पॉन्ड्स टू एंगल सपोज डेल, और यही फेज डिफरेंस होता है हमारा। तो इसको ऐसे क्रॉस अगर मल्टीप्लाई किया तो ये फार्मूला देखो ऐसे बनता है 2 पाई अपॉन लैम्बडा इनटू x। इसको बोलते हैं हम फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्बडा इनटू, ये है हमारा पाथ डिफरेंस। x मींस क्या है, पाथ डिफरेंस। ठीक है, चलो दूसरा, इन दोनों को ले लेते हैं, 2 पाई करेस्पॉन्ड्स टू टाइम t, तो कोई फेज ले लेते हैं डेल, ये कोई भी मींस रैंडम ले लिया हमने, तो उसका टाइम डिफरेंस ले लिया t, और इसको फिर हमने ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके उसको एडजस्ट करके अगर लिखा तो क्या आएगा, डेल इक्वल टू 2 पाई अपॉन, हाँ ऐसे
डेल इक्वल टू 2 पाई अपॉन कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी। तो फिर से ये क्या है, फेज डिफरेंस है, दिस इज फेज डिफरेंस 2 पाई अपॉन लैम्बडा, और ये क्या है, ये है टाइम डिफरेंस, ठीक है, दिस इज टाइम डिफरेंस। अब थर्ड पॉइंट देखो क्या है, थर्ड कौन सा बचा, लैम्बडा और टी, लैम्बडा डिस्टेंस करेस्पॉन्ड्स टू टाइम पीरियड टी। तो अब कोई एक्स डिस्टेंस ले लिया सपोज मान लो, तो उसका टाइम जो है वो है टी, है ना, तो फिर से इसको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो ये आ जाएगा लैम्बडा, इसको टी ले लेते हैं ऐसे, टी इक्वल टू टी अपॉन लैम्बडा इंटू एक्स। तो ये हो गया टाइम डिफरेंस, टाइम डिफरेंस इक्वल टू टी अपॉन लैम्बडा इंटू पाथ डिफरेंस। तो ये तीनों पर घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछते हैं, पूछे हुए हैं अभी तक, बट इसमें सबसे काम का जो फार्मूला वो ये है, देखो ये फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्बडा इंटू पाथ डिफरेंस। इन पर भी पूछते हैं क्वेश्चन, तो ये सब ऐसे जमलिंग हो जाएगा, तो ऐसे याद मत करो इसको, इतना याद रख लो, लैम्बडा डिस्टेंस करेस्पॉन्ड्स टू 2 पाई एंड दिस करेस्पॉन्ड्स टू टी। अगर भूल गए फार्मूला बना, अगर फार्मूला भूल गए तो यहां से उसको क्विकली बना लो, है ना, फिर लर्न करना नहीं है अपने को लर्न करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये हम ऑसिलेशंस या वेव का वो जो पार्ट है उसमें भी यूज करते हैं ये पार्ट, ओके। चलो तो कहां तक आ गए थे हम, कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यहां तक तो ये लैम्बडा डिस्टेंस करेस्पॉन्ड्स टू 2 पाई लिया था मैंने, 2 कैंसिल होकर यहां पर पाई बना था, ओके। चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अब, यंग्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ओके। तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में क्या है, देखो दो सोर्सेस होते हैं ऐसे, एक सोर्स ये लिया, एक सोर्स ये लिया, S1 एंड S2, डिस्टेंस बिटवीन दिस टू सोर्सेस सपोज ले लेते हैं हम इसको स्मॉल d, और यहां पर स्क्रीन है हमारे पास ऐसे, तो यहां पर एक लाइन देखो ये ऐसे सेंटर की, यहां पर ये सेंट्रल मैक्सिमा होती है या सेंट्रल ब्राइट बैंड बोलते हैं हम इसको, सेंट्रल ब्राइट बैंड, और एक कोई पॉइंट ले लिया हमने P यहां पर। तो ये देखो ये दो पाथ, ये और ये दोनों भी पाथ इक्वल नहीं है। देखो इसमें से यहां पर जो वेव्स आ रहे हैं सेंटर पर, वो हमेशा सेम फेज में ही होंगे, इसलिए यहां पर जो बैंड बनेगी वो बनेगी ब्राइट बैंड। ये डिस्टेंस ले लेते हैं हम कैपिटल डी, दिस इज कैपिटल डी डिस्टेंस, ओके। तो हमने सबसे पहले डिटेल्ड वीडियो में यहां पर सबसे पहले हम बनाते हैं पाथ डिफरेंस का फार्मूला, इन दोनों में कितना पाथ डिफरेंस है। तो सबसे पहले पाथ डिफरेंस होता है यहां पर x स्मॉल d अपॉन कैपिटल डी। अच्छा x क्या है, ये मैंने इसको बोल दिया x, ये x मीन्स द डिस्टेंस ऑफ गिवन पॉइंट फ्रॉम द सेंट्रल ब्राइट बैंड, उसको हमने x नाम दे दिया। तो पाथ डिफरेंस x स्मॉल d अपॉन कैपिटल डी हो गया, ठीक है। अब ये पाथ डिफरेंस, वो जो पॉइंट P है वो ब्राइट है या डार्क है, इसके लिए देखो कंडीशन ऐसे बनेगी, फॉर पॉइंट P टू बी डार्क या टू बी ब्राइट ले लेते हैं, ब्राइट अगर है तो पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए ब्राइट बैंड के लिए, ब्राइट बैंड के लिए पाथ डिफरेंस देखो कितना था, अभी हमने पढ़ा था, ये ब्राइट बैंड मींस कंस्ट्रक्टिव के लिए पाथ डिफरेंस n लैम्बडा, है ना। तो अगर पॉइंट P ब्राइट बैंड है तो यहां पर पाथ डिफरेंस कितना होगा, n लैम्बडा होगा। या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x स्मॉल d अपॉन कैपिटल D इक्वल टू n लैम्बडा, या फिर x इक्वल टू n लैम्बडा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। तो ये क्या है, दिस इज द डिस्टेंस, n की वैल्यू यहां पर 0 1 2 3 एंड सो ऑन, मीन सेंट्रल ब्राइट बैंड हमारी फर्स्ट है, उसके बाद ऐसे ब्राइट बैंड्स ऐसे बनते जाएगी, मीन्स यहाँ पर ये ब्राइट बैंड, फिर ब्राइट बैंड, फिर यहाँ पर ब्राइट बैंड, दोनों भी साइड में, इधर भी ये ब्राइट बैंड, इधर ब्राइट बैंड और इधर ब्राइट बैंड। तो इतने डिस्टेंस पर
ब्राइट बैंड्स फॉर्म होंगे। तो ये कंडीशन अच्छे से याद रखो। अच्छा, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, फॉर पॉइंट P टू बी डार्क। तो अगर पॉइंट P डार्क पॉइंट होता तो पाथ डिफरेंस कितना आता, पाथ डिफरेंस इक्वल टू 2n-1 लैम्बडा बाय 2, इतना बराबर। और पाथ डिफरेंस का फार्मूला क्या है, x स्मॉल d अपॉन कैपिटल D इक्वल टू 2n-1 लैम्बडा बाय 2। तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 2n-1 लैम्बडा कैपिटल D अपॉन 2d। तो ये डिस्टेंसेस पर सेंटर से डार्क बैंड्स फॉर्म हो जाएगी, इतने इतने डिस्टेंस पर डार्क बैंड्स फॉर्म होंगे, ठीक है। अच्छा, अभी इनके विड्थ कैसे कैलकुलेट करेंगे, कोई भी देखो x की वैल्यू 0 लो या फिर x की वैल्यू 1 2 3 लो, तो यहां पर हम उसका दोनों का सब्ट्रैक्शन करके बैंड विड्थ का फार्मूला बनाते हैं, वो ऐसे बनता है x इक्वल टू लैम्बडा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। तो ये फार्मूला तो बहुत 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 इंपॉर्टेंट फार्मूला, मीन्स इस पर से एक नीट में क्वेश्चन मोस्टली पक्का ही है, इस पर एक नीट का क्वेश्चन कंफर्म, या इससे रिलेटेड कुछ बना लेंगे। ओके, लैम्बडा मीन्स वेवलेंथ, कैपिटल D मीन्स डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड स्क्रीन, स्मॉल d मीन्स डिस्टेंस बिटवीन द टू सोर्सेस, ठीक है। तो ये है बैंडविड्थ। अच्छा, अब इसके देखो बैंडविड्थ किस पर डिपेंड है, वेवलेंथ अगर चेंज हो गई, अगर वेवलेंथ चेंज हुई तो बैंडविड्थ चेंज होगी, डायरेक्ट रिलेशन है दोनों में। बैंडविड्थ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू d, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/d, ऐसे हम इसको स्प्लिट अप करके लिख सकते हैं। अच्छा, दूसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें ये याद रखना है, एंगुलर विड्थ क्या होती है, एंगुलर विड्थ, इस पर पूछा है क्वेश्चन है, एंगुलर विड्थ। सपोज देखो ये एक ब्राइट बैंड है, तो यहां पर जो एंगल बना, ये जो एंगल बनता है ना यहां पर, ये बैंडविड्थ है। सपोज ये सेंटर और ये फर्स्ट ब्राइट बैंड है सपोज, और ये डिस्टेंस होता है हमारा कैपिटल D, तो यही तो एंगुलर विड्थ है। तो यहां पर एंगल का फार्मूला यूज कर दो, थीटा इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस का फार्मूला x अपॉन d, फिर x का फार्मूला यूज कर लो लैम्बडा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d, और ये d, फिर dd कैंसल। तो एंगुलर बैंडविड्थ या सिंपल एंगुलर विड्थ लैम्बडा अपॉन स्मॉल d। इस पर आई थिंक 2-3 क्वेश्चंस दिख जाएंगे प्रीवियस ईयर में। जैसे अब यहां पर मैंने देखो ये एक टाइप का क्वेश्चन कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट फर्स्ट ऐसे एयर में किया परफॉर्म, तो वहां पर वेवलेंथ कुछ तो भी समथिंग वैल्यू दे देंगे, और सेकंड टाइम ये सेम एक्सपेरिमेंट इज डन विद इन द वाटर, पानी के अंदर किया, तो यहां पर थीटा डैश इक्वल टू लैम्बडा वाटर ऐसे आ जाएगा, और d तो सेम ही रहेगा। तो यहां पर इनका रेशियो वगैरह पूछते हैं, तो देखो यहां पर ऐसे आएगा थीटा डैश अपॉन थीटा इज इक्वल टू लैम्बडा वाटर अपॉन लैम्बडा एयर, ये लैम्बडा एयर है, तो यही तो 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर है। ओके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन होगा और एंगुलर विड्थ पूछी होगी, ठीक है। तो बैंड विड्थ का फार्मूला ये मस्ट फार्मूला है, x इक्वल टू लैम्बडा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d, ये अच्छे से याद रखना है। तो ये है इंटरफेरेंस। इसके बाद में एक टॉपिक है फ्रेजनेल्स बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट, उस पर सिर्फ इतना याद रखना है, d की वैल्यू अगर जरूरत पड़े कहीं पर तो ऐसे कैलकुलेट करना है, d इक्वल टू रूट ऑफ d1 d2। d1 ये होता है डिस्टेंस बिटवीन टू मैग्निफाइड इमेजेस, डिस्टेंस बिटवीन टू मैग्निफाइड इमेजेस, और d2 होता है डिस्टेंस बिटवीन टू डिमिनिश्ड इमेजेस, ठीक है। बस इतना कहीं पर अगर जरूरत हो तो ओके। तो ये है YDSC, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ठीक है। अच्छा, और एक पॉइंट कहीं पर अगर जरूरत पड़े तो ये याद रखना है, ऑप्टिकल पाथ। तो सिंपल इसको ऐसे याद रख लो, ऑप्टिकल पाथ is equal to refractive index into distance traveled in medium, distance traveled in medium, तो उसको बोलते हैं हम ऑप्टिकल पाथ। देखो ये दो सोर्सेस होते हैं, S1 एंड S2, इंटरफेरेंस के दो सोर्सेस, और यहां पर हमारी स्क्रीन होती है, ये कैपिटल D डिस्टेंस और ये स्मॉल d डिस्टेंस, ये स्मॉल d,
अगर कोई एक सोर्स के सामने अगर ऐसे शीट रख दिया, ऐसे ग्लास शीट, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू और इसकी थिकनेस है टी, तो यहाँ पर जो हमारा पैटर्न बना था, जैसे ऐसा बना था ना, सेंट्रल ब्राइट बैंड, फिर उसके बाद डार्क बैंड, फिर ब्राइट बैंड, फिर डार्क बैंड, फिर से यहाँ पर ब्राइट बैंड, और इस साइड भी ब्राइट बैंड, ये डार्क बैंड आएगा, और ये ब्राइट बैंड, फिर से डार्क बैंड, ब्राइट बैंड, ऐसा पैटर्न बनता है। बट अगर कोई एक सोर्स के सामने ऐसी एक ग्लास शीट रख दी है हमने जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू हो और जो थिकनेस है वो टी हो, तो ये जो पैटर्न है, ये पैटर्न जो है इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे, सिर्फ ये शिफ्ट हो जाएगा ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा, क्योंकि इधर रखा हमने। अगर यही शीट यहां पर रखते तो नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाता, तो वो उसको बोलते हैं शिफ्ट। उसके लिए फार्मूला देखो, ऐसे ऐसे याद रखना, ये शिफ्ट इक्वल टू डेल्टा एक्स इक्वल टू कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी इन ब्रैकेट म्यू माइनस 1 इंटू टी। या हम इसको बैंडविड्थ के फार्मूले में भी लिख सकते हैं। बैंडविड्थ का देखो ऐसे फार्मूला है कि नहीं, लैम्बडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, तो वहां पर अब इसको लैम्बडा को यहां लिख लो, है ना, तो कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी की जगह पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन लैम्बडा म्यू माइनस 1 इंटू टी। टी मीन्स थिकनेस है यहां पर, याद रखना। डेल्टा एक्स क्या हुआ, कितने से शिफ्ट हुआ पैटर्न, पैटर्न कितने से शिफ्ट हुआ, और एक्स क्या है, बैंडविड्थ, लैम्बडा वेवलेंथ पता है, म्यू मींस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द दिस ग्लास प्लेट और दैट मीडियम। एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस यहां पर म्यू माइनस 1 आता है, तो चलो इतना एक याद रखो एक्स्ट्रा में, ठीक है। अब और एक इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंटेंसिटी। इंटेंसिटी जो होती ना, मैंने बताया था, देखो अभी थोड़ी देर पहले इंटेंसिटी का फार्मूला बताया था और रिलेशन ऐसे बताया, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, बराबर। और एक बात याद रखना है इसमें हमेशा, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विड्थ ऑफ द स्लिट। विड्थ, जैसे कोई डोर है, इतना डोर है, ऐसे डोर है इतना, अगर डोर की विड्थ बढ़ी तो इसमें से अंदर आने वाला लाइट जो होगा उसकी इंटेंसिटी भी बढ़ी जाएगी, मींस इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विड्थ। थोड़ा इजी लेवल का क्वेश्चन बनता है, दो सिचुएशन के लिए फार्मूला यूज कर लो, इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विड्थ पर। अच्छा, अब देखो एक फार्मूला जो हम वेक्टर में पढ़ते हैं, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इक्वल टू रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस a1 a2 cos थीटा या cos फाई ले लो, चलो, तो ये एम्पलीट्यूड्स है, इसको स्क्वेयरिंग कर लेते, आर स्क्वायर इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस a1 a2 cos फाई, और इसको इंटेंसिटी के फॉर्म में लिखेंगे, तो जहां पर स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड है वहां पर I लिख लेते, रिजल्टेंट इंटेंसिटी, यहां पर इसको I1 लिख लेंगे, प्लस यहां पर I2 प्लस 2 टाइम्स, यहां पर क्या लिखो, सिर्फ A है, जहां पर एम्पलीट्यूड है तो वहां पर रूट I लिख लो, रूट I1 रूट I2 cos फाई, ठीक है ये। अच्छा देखो, अब यहां पर सपोज एक ऐसे केस कंसीडर करते हैं, इफ I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू I, ऐसे लेते हैं इसको, मतलब दोनों इंटेंसिटी सेम है, लाइट का इंटेंसिटी सेम है, तो ऐसे बनेगा यहां पर I प्लस 2 टाइम्स रूट I cos फाई, ऐसा आएगा, तो ये हो जाएगा I प्लस I 2I प्लस 2 रूट I कितना I हो गया cos फाई, 2I प्लस 2I नहीं होगा यहाँ पर, 2I को कॉमन लो, 1 प्लस cos फाई, ये आ गया। अब 1 प्लस cos फाई का क्या मैथमेटिकल फार्मूला होता है, 2I इंटू 2 टाइम्स cos स्क्वायर फाई बाई 2, ये होता है, ये एक याद रखना फार्मूला। तो अब जो फाइनल रिलेशन बना हमारे पास, रिजल्टेंट इंटेंसिटी का जो रिलेशन बना, तो वो ऐसा आएगा 4I cos स्क्वायर फाई बाई 2, 4I cos स्क्वायर फाई बाई 2। अच्छा, अब यहां पर सपोज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए इंटेंसिटी तो मैक्सिमम आना चाहिए, इफ फाई ले लेते हम 0, मींस दोनों भी वेव सेम फेज में है, 0.20 cos 0 की वैल्यू होती 1, तो यहां पर
यहां पर इंटेंसिटी आएगी मैक्सिमम, तो ये इंटेंसिटी है मैक्सिमम इंटेंसिटी फॉर आई, ऐसा आ जाएगी। और अगर फाई यहां पर 180 डिग्री है तो जैसे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में फेज डिफरेंस 180 होता है, तो यहां पर क्या आएगा cos 180, cos 180 की वैल्यू cos 180 अपॉन 2, 180 अपॉन 2 90, 0। तो मिनिमम इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, मिनिमम इंटेंसिटी विल बी 0। अच्छा यही कंडीशन हम यहां पर भी रख सकते हैं, इस फार्मूले में भी रख सकते हैं ऐसे, इसमें यहां पर अगर cos फाई 0 लिया तो फिर इसको अपना a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला लगा दो, तो जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी, अब मैं यहां पर इसको सम अप करके इंपॉर्टेंट क्या है इसमें ये लिख रहा हूं। एक तो ये पार्ट है, ये याद रखना है, ठीक है, और दूसरा याद रखना है ये आई मैक्स इक्वल टू, या देखो हमेशा से रेशियो में पूछते हैं, यहां पर रेशियो में, या ठीक है चलो पहले ऐसे लिख लेते हैं इसको, आई मैक्स इक्वल टू ऐसे आएगा √I1 प्लस √I2 होल स्क्वायर, या फिर √I1 की जगह पर हम इसको A1 भी लिख सकते हैं, A1 प्लस A2 होल स्क्वायर। मिनिमम इंटेंसिटी के लिए ऐसे आएगा √I1 माइनस √I2 होल स्क्वायर, या फिर A1 माइनस A2 होल स्क्वायर, ठीक है। तो पहले तो इतना याद रखना, ये पार्ट, ये इसमें, ये तो इससे बना सकते हैं हम, या चलो इसको याद रखो क्योंकि ये इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अब यहां पर इसके रेशियो पर भी क्वेश्चंस पूछते कभी कभी, ऐसे देखो इनका रेशियो आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम इज इक्वल टू, इनको रेशियो डिवाइड कर दो, √I1 प्लस √I2 होल स्क्वायर अपॉन √I1 माइनस √I2 होल स्क्वायर, A1 प्लस A2 होल स्क्वायर अपॉन A1 माइनस A2 होल स्क्वायर। तो ये अच्छे से लर्न करना है ये पार्ट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इंटरफेरेंस। इसका अगर बहुत और ज्यादा डिटेल में चाहिए तो डिटेल्ड वीडियो देख लो, ओके। अच्छा अब देखो डिफ्रैक्शन अभी तो थोड़ा रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप, रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप, ये भी कम कर दिया पार्ट उसमें से। तो डिफ्रैक्शन जितना नीट के लिए याद रखना है उतना ही बताता हूं, सिर्फ 2-3 कंडीशन से याद रखना है डिफ्रैक्शन, बाकी कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। चेक करने के लिए इस पर से ही क्वेश्चन सॉल्व कर देख सकते हैं आप। डिफ्रैक्शन में जो मिनिमा वर्ड, जब भी मिनिमा वर्ड आएगा, मिनिमा के लिए कंडीशन हमेशा क्या यूज करना है, मिनिमा के लिए कंडीशन यूज करना है n लैम्बडा, मैक्सिमा के लिए कंडीशन यूज करना है पाथ डिफरेंस इक्वल टू 2n प्लस 1 लैम्बडा बाय 2। अच्छा डिफ्रैक्शन में इससे पहले सबसे पहले फार्मूला जो है, जैसे हमने इंटरफेरेंस में फार्मूला होता है हमारा पाथ डिफरेंस का, वैसे पाथ डिफरेंस का फार्मूला इतना याद रख लो, y स्मॉल d अपॉन कैपिटल D। अब ये y क्या है, जैसे हम देखते हैं डिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट में, सिंगल स्लिट होती है ऐसे, यहां पर हम एक लेंस लेते हैं, यहां से वेव्स ऐसे यहां पर, और कुछ वेव्स यहां पर ये पॉइंट P पर मिलते हैं, है ना। तो ये जो P पॉइंट होता है उसका डिस्टेंस ये y है, और यहां पर y स्मॉल d मींस डिस्टेंस बिटवीन दिस डिस्टेंस ऑफ द स्लिट, ऐसे बोल सकते हैं इसको। d मींस, या सिंबल चेंज कर लो, वहां पर y a भी सिंबल ले सकते हैं। यहां पर स्मॉल d मींस विड्थ ऑफ द स्लिट है, और कैपिटल D क्या है, कैपिटल D इज द डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड द स्क्रीन। y क्या है, डिस्टेंस ऑफ गिवन पॉइंट फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा, ये सेंट्रल मैक्सिमा है, ठीक है। सेंट्रल मैक्सिमा, यहां पर इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होती है, इंटेंसिटी का जो ग्राफ आता है वो ऐसे आता है, यहां पर ये सबसे ज्यादा इंटेंसिटी इसकी होती है। फिर यहाँ पर ये इंटेंसिटी डिक्रीज होते जाती है, दोनों भी साइड में इंटेंसिटी डिक्रीज हो जाती है।
ठीक है, तो चलो इतना डिटेल नहीं भी याद रखा तो चलता है इसको। फर्स्ट ये याद रखो, पाथ डिफरेंस इक्वल टू वाई स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी। सेकंड, कंडीशन फॉर मिनिमा एंड मैक्सिमा, तो मिनिमा के लिए कंडीशन है पाथ डिफरेंस इक्वल टू एन लैम्बडा, और मैक्सिमा के लिए कंडीशन है पाथ डिफरेंस इक्वल टू 2n प्लस 1 लैम्बडा बाई 2। अच्छा, और एक बात यहां पर, ये तो फर्स्ट हो गया, ये फर्स्ट याद रखना है, ये एक पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, ये थर्ड पॉइंट, और फोर्थ पॉइंट में विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ इसमें डबल होती है, डबल, ट्वाइस एक्स, और इसमें भी विड्थ उतनी ही होती है जितना हमने इंटरफेरेंस में देखा था, 2 लैम्बडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। अच्छा, और एक इसमें ऐड कर सकते हैं हम, एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। तो एंगुलर विड्थ देखो क्या होगी यहां पर, एंगुलर विड्थ मतलब सेंट्रल मैक्सिमा का दोनों, ये फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा इधर की और फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा इधर की, तो ये जो पूरा डिस्टेंस होता है इसको बोलते हैं विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, तो वो आएगा फिर ट्वाइस एक्स, तो ये ऐसे आ जाएगा 2 टाइम्स, अच्छा ये लिखा मैंने यहाँ पर, ये विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। अच्छा, एंगुलर विड्थ बता रहा था मैं, एंगुलर विड्थ मींस फुल एंगुलर विड्थ ऐसे आएगा, ये एंगल, ये पूरा डिस्टेंस है हमारा x और ये आर्क लेंथ, तो थीटा इक्वल टू एंगुलर विड्थ अपॉन d, थीटा इक्वल टू लीनियर विड्थ, उसकी लीनियर विड्थ अपॉन d। फिर इसको यहां पर रख लो, हो गया, डिफ्रैक्शन खत्म। अब इसको भी याद कैसे रखना है, इंटरफेरेंस के कंपैरिजन में याद रख लो। देखो, मिनिमा मींस क्या होता है, डिस्ट्रक्टिव, मींस यहां पर डार्कनेस मिलेगा, मिनिमा मींस डिस्ट्रक्टिव, और मैक्सिमा मींस कंस्ट्रक्टिव, मींस ये ब्राइट पॉइंट के लिए। बट उल्टा हुआ यहां पर, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में ये कंडीशन मैक्सिमा के लिए थी और ये कंडीशन मिनिमा के लिए थी। उसमें एक पॉइंट याद रखना है, वहां पर हमने माइनस साइन लिया था और यहां पर प्लस साइन लिया, तो डी फ्रैक्शन में बस इतना ही याद रखना है, नीट पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, ठीक है, चलो इसको अच्छे से नोट करके रखो। अच्छा, लास्ट पॉइंट, पोलराइजेशन क्या होता है, पोलराइजेशन देखो सबसे इजी टॉपिक, लेकिन नीट 2025 में इस पर ही 2 क्वेश्चन पूछे थे, पोलराइजेशन पर। तो पोलराइजेशन फिर से डिटेल में ना जाकर, क्या होता है पोलराइज लाइट, ये अनपोलराइज लाइट है ऐसे, ये ऐसे अनपोलराइज लाइट, अनपोलराइज लाइट जब किसी पोलराइड में से पास होगा, ये ऐसे पोलराइड में से पास हो रहा है ऐसे, इसमें से, तो यहां पर इंटेंसिटी I है, तो यहां पर इंटेंसिटी I/2 हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, और यहां पर लाइट हमको देखो ना, ये ऐसे जो एरोस दिख रहे हैं वही पास हो गए इसमें से, ये ऐसे, इसमें से ऐसे ही एरो पास हो गए, मीन्स यहां पर इंटेंसिटी हाफ हो गई। ठीक है, ऐसे इंटेंसिटी हाफ हो गई, और एक पोलराइजर लगा दिया यहां पर, ये ऐसे, तो एक्चुअली इसको हम एनालाइजर बोलते हैं, दिस इज पोलराइजर और ये एनालाइजर। तो यहां पर जो मेलस लॉ है, देखो एक मेलस लॉ है यहां पर, देखो पोलराइजर में डिटेल थ्योरी तो पढ़ते हैं हम, मेलस लॉ ये लगा दो, I2 इक्वल टू I1 cos स्क्वायर फाई, मीन्स यहां पर अगर इंटेंसिटी पूछी, यहां पर ये है I2, इसको बोलेंगे हम हमेशा I1 विच इज, अच्छा इसको I0 बोल दो, और ये हो जाएगा I1 हो जाएगा I0/2। ये फाई क्या है, फाई ये 2 पोलराइड के एक्सिस में का एंगल, एक्सिस के बीच में का एंगल है। तो सिंपल यहां पर मेलस लॉ, और दूसरा है ब्रिस्टस लॉ, बहुत सिंपल है, ब्रिस्टस लॉ। ब्रिस्टस लॉ क्या है, ब्रिस्टस लॉ, म्यू इक्वल टू tan IP, IP मींस पोलराइजिंग एंगल।
अच्छा, क्या कहा था ब्रूस्टर ने, देख लेते एक बार। ये ऐसे इन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, दिस इज प्लेन पोलराइज लाइट, ये प्लेन पोलराइज लाइट है। अब यहां पर एक एंगल देखो, ये नॉर्मल है ऐसे, तो ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस पर रिफ्लेक्टेड लाइट अगर ऐसे मिल रहा है हमको, ऐसे, और रिफ्रैक्टेड रे ऐसे मिल रहा है, अब देखो ये अनपोलराइज लाइट था, ये कंप्लीटली पोलराइज लाइट है, और ये पार्शियली पोलराइज लाइट है, कुछ डॉट्स भी बताया मैंने यहां पर। तो ये जो एंगल होगा, ये एंगल, दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ पोलराइजेशन। क्या बोलेंगे इसको, एंगल ऑफ पोलराइजेशन। फॉर एंगल ऑफ पोलराइजेशन दिस रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रेज, ये रिफ्रैक्टेड रेज है, ये हमेशा परपेंडिकुलर होगी। अगर परपेंडिकुलर है तो फिर ब्रूस्टर्स लॉ हम ऐसे प्रूव कर सकते हैं, म्यू इक्वल टू tan IP। सिर्फ tan के वैल्यूज पता होना चाहिए, सिंपल सा क्वेश्चन बनता है। अच्छा, दूसरा एक बार नीट में पूछा था, ये लाइट में वाइब्रेशंस कैसे है, तो ये वाइब्रेशंस ऐसे हैं, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बोर्ड, और यहां पर पैरेलल टू द प्लेन ऑफ बोर्ड है। ओके, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बोर्ड और ये पैरेलल टू द प्लेन ऑफ बोर्ड। तो पोलराइजेशन में सिर्फ दो ही बातें तो याद रखना है, और देखो क्वेश्चन भी आते हैं इस पर, सिंपल सिंपल क्वेश्चंस। एक है मेलस लॉ, मेलस लॉ क्या है, I2 इक्वल टू I1 cos स्क्वायर फाई, फाई इज द एंगल बिटवीन टू पोलराइजर, और दूसरा क्या याद रखना है, म्यू इक्वल टू tan IP, IP मींस एंगल ऑफ पोलराइजेशन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पूरा, एक हमने रिवाइज किया वेव ऑप्टिक्स फॉर नीट, है ना। तो मैंने थोड़ा इसको शॉर्ट में रिवाइज किया। अगर डिटेल्ड वीडियोस चाहिए तो मेरे ही प्लेलिस्ट में जाकर डिटेल वीडियो देख सकते हैं आप, ठीक है। बट इतना हमको मस्ट है याद रखना। इसमें कुछ पॉइंट एक्स्ट्रा भी दिए होते हैं कुछ बुक्स में, जैसे इंटरफेरेंस ड्यू टू थिन फिल्म्स वगैरह, तो वो कुछ करने की जरूरत नहीं, एनसीईआरटी में नहीं है। जो एनसीईआरटी में नहीं है वो करना नहीं है ना।